अस्सलाम वालेकुम। काशिफ़ इज़ हेयर। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप लोग सब ठीक होंगे। तो सबसे पहला मैसेज, स्टे एट होम सेव लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर होते हुए देखते हैं जिन्हें हम रियलाइज़ करते हैं, जिन्हें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे होते हैं हमारी लाइफ के इर्द गिर्द जिनको हम जनरल ऑब्ज़र्वेशन के अंदर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखें तो एक ऐसा फ़ेनोमेना जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि जब कभी प्राइसेस अप होती हैं, इन्फ्लेशन होती है, तो खपत चीज़ों की जो है वो कम हो जाती है। ख़ासकर जिस प्रोडक्ट की प्राइसेस अप हो रही होंगी आप उसकी डिमांड कम करेंगे, आप उसको रिड्यूस कम करेंगे। बेसिकली यस, मैं डिमांड की तरफ आना चाह रहा हूँ। इकनॉमिक्स की जो बेसिक पिलर है जिनके गिर्द इकनॉमिक्स घूमती है वो डिमांड एंड सप्लाई है। तो इसलिए बहुत स्पेसिफाइड होके इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है ताकि आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनके अंदर हम ज़्यादा रियलाइज़ होके और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको जो है समझने के काबिल हो जाएंगे। तो बेसिकली डिमांड है क्या, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो है 1836 में एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने कहा था कि इकनॉमिक्स बेसिकली इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुताला है। यस डेफिनेटली, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामला जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है इकनॉमिक्स से एसोसिएट होते हैं। इसलिए हर इंसान को इकनॉमिक्स जो है वो समझनी भी चाहिए और उसको लर्न भी करना चाहिए। ठीक है, हर शोबे के साथ इसका कहीं ना कहीं हमारा जो है वो ताल्लुक़ जो है इकनॉमिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो डिमांड क्या है? सबसे पहली बात है कि डिमांड को हम डिफ़ाइन क्या करेंगे। इंसान एक ह्यूमन एनिमल है, ठीक है, यानी कि एनी सोशल एनिमल है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, इसकी कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ज़िंदा रहने के लिए खाना है, कपड़े हैं पहनने के लिए, ठीक है। यानी कि इंसान जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात है। इन ज़रूरियात को पूरा करने की तगोदो जो है वो इंसान जो है उसके लिए तगोदो करता रहता है इनको पूरा करने के लिए। तो अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना बेसिकली सेटिस्फेक्शन है। हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी डिमांड्स को, किसी ना किसी तरीके से उसको हासिल करके पूरा करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। इकोनॉमिक्स में इस सेटिस्फेक्शन को एक स्पेसिफाई टर्म दी जाती है जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी क्या है? किसी भी शय या किसी भी चीज़ की वो खसूसियत जो इंसानी ख्वाहिश की तस्कीन करती हो, इंसान को सेटिस्फाई करती हो, वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। तो डिमांड बेसिकली क्या है कि अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करने के लिए जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, उसको डिमांड कहते हैं। ठीक है, डिमांड और ख्वाहिश में थोड़ा सा फ़र्क है। इसको भी हमने जो है वो समझना है कि डिमांड में और ख्वाहिश में क्या फ़र्क है। ख्वाहिश क्या है? किसी भी चीज़ के लिए डिज़ायर रखना, किसी भी चीज़ के लिए इरादा रखना, जबकि आप उसके अंदर अपने परचेजिंग लेवल को ना देखें, जबकि आप अपनी परचेजिंग पावर को ना देखें, सिर्फ उसकी ख्वाहिश कर लेना, वो सिर्फ ख्वाहिश है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जी एक जो है ना वो प्लेन जेट जो है ना वो मेरा हो जाए, तो ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड के लिए परचेजिंग पावर का एलिमेंट शामिल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई इंटेंशन रखते हैं, इरादा रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं और साथ उसको उसको परचेज़ करने की पावर भी रखते हैं, तब वो आपकी डिमांड कहलाती है। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसको क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो अब मैं ज़रा आता हूँ अपने उस स्पेसिफाइड रिलेशनशिप की तरफ जिसको हमें समझना ज़रूरी है, जिसमें प्राइस और डिमांड का ताल्लुक़ है आपस में, कि प्राइस में और डिमांड में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो है वो लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। लॉ ऑफ डिमांड है क्या? ये क्या स्पेसिफाई करता है कि जब कभी प्राइसेस, किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो उसकी जो डिमांड है वो रिड्यूस कर जाती है। ठीक है, ये जनरल फिनोमिना है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं।
ठीक है। हर इंसान, हर रैशनल बंदा इस चीज़ को समझता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस अप होती हैं तो उसकी जो खपत है, उसकी जो डिमांड कम हो जाती है। यही वजह है कि जो लो प्राइस लेवल चीज़ें हैं, जो लो प्राइस फैक्टर चीज़ें हैं और बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी हैं, उनकी खपत यूजुअली ज़्यादा होती है बानिस्बत के हाई प्रोफाइल ब्रांड जो हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी जो है खपत वो कम होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि इफ़ the prices of a commodity increases, its quantity demanded decreases as well when price of a commodity decreases, its quantity demanded increases. Ceteris paribus. सेट्रिस पेरिबस, इस वर्ड की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। एक्यूरेट नहीं होते हैं मतलब, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी राह के ऊपर आप चल रहे हो और इशारा आप तोड़ दें तो उसकी आपको सज़ा है, फ़ाइन पड़ता है। इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स के लॉज जो हैं किसी हद तक एप्लीकेबल होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स के लॉज जो है वो अपोजिट नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स के लॉ कुछ अजम्पशंस की बेस्ड के ऊपर होते हुए नज़र आते हैं। कुछ अजम्पशन होती हैं, अगर कुछ अजम्पशन जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी तो ये कानून एप्लीकेबल होगा। अगर अजम्पशंस हालात जो है वो अजम्पशंस के जो हालात हैं उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली आती है तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता। ठीक हो गया। तो वो अजम्पशंस हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है वो किसी हद तक, अभी अजम्पशंस क्या हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर इसकी 2-4 एग्जांपल जो है मैं वो आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर वेबलन इफ़ेक्ट है। वेबलन इफ़ेक्ट है क्या? वेबलन इफ़ेक्ट ये है कि कुछ चीज़ें प्रेस्टीज वैल्यू की होती हैं। प्रेस्टीज वैल्यू से मतलब क्या है? वेबलन एक इकोनॉमिस्ट था जिसने ये कुछ स्टेटमेंट एक दी थी कि जो जितनी ज़्यादा वर्थ की चीज़ होगी उसकी यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। डायमंड है तो डायमंड की प्राइसेस हाई भी हो तो लोग फिर भी उसको क्या करते हैं, जो हाईली इसकी डिमांड कम नहीं होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी वो क्लास, एलीट क्लास अफोर्ड करती है डायमंड रखना, तो जब उसकी प्राइसेस अप भी होती है तो तब भी वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी डिमांड को रिड्यूस नहीं करते बल्कि उसको रखना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक वेबलन इफेक्ट है। एक उसका वो एक स्टेटस को डिनोट करती है, एक स्टेटस को बुलंद करती है, एक सिस्टम के अंदर जो है वो एक क्लास को डेवलप करती है। सो दैट इज़ वाई वो शौक के अंदर आ जाती है बात। तो एक इसकी एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल गिफन गुड्स है। अब गिफन गुड्स जो हैं ये क्या है? गिफन गुड्स जो है ये भी एक गिफन जो है एक इकोनॉमिस्ट था जिसने इसको डिफाइन किया। गिफन गुड्स होता है कि जब हम अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ कर रहे हों जो कि बुनियादी ज़रूरत के तहत हो, जब भी इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो बजाय उसको रिड्यूस करने के लिए आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? उसकी वजह क्या? क्योंकि ऑलरेडी आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन उसको परचेज़ करने के लिए जो है वो आप कंज्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेड है, रोटी है, रोटी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अगर इसकी प्राइसेस आप हो भी जाए तो ऑलरेडी हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसको अटेन करने के लिए हम जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो जब हम पैसे वहाँ पर लगाते हैं तो हमारे पास वो सेविंग नहीं होती या हमारी वो बचत नहीं होती जिसको हम दूसरी बेहतर प्रोडक्ट मीट वगैरह के ऊपर जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। और जब कभी इनकी प्राइसेस रिड्यूस हो जाती है तो इनकी डिमांड बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब आपके पास कुछ इनकम जो है वो कुछ पोर्शन इसमें से बच जाता है जिसको आप दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अजम्पशंस हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन है जो कि स्टेटमेंट बता रही है। अब ये नेगेटिव रिलेशन है क्यों, उसकी क्या रीज़न है, वो रीज़न भी हम जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लें।
तो नेगेटिव रिलेशन को हम नेगेटिवली स्लोप से भी शो करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्राफिकली मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या होगा, इसका जो कर्व का जो आपका डाया बनेगा वो ये बनेगा। किस तरह से कि अगर ये प्राइस है तो इस प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। P1 पे क्वांटिटी डिमांड क्या है, Q1। अगर प्राइस रिड्यूस होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि प्राइस रिड्यूस होने से क्वांटिटी डिमांड का इंक्रीज़ करना किस चीज़ को शो करता है, कि नेगेटिव रिलेशन को शो करता है कि वन वेरिएबल इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज एंड अनदर वेरिएबल इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से नेगेटिव रिलेशन है। सबसे पहले इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट क्या है जी, जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस अप होती हैं तो उस चीज़ को परचेज़ करने की जो परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर की, वो रिड्यूस कर जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक ये मार्कर है, इसकी प्राइस सपोजिंगली 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो 30 रुपीज़ के अंदर मैं इसको फ़िलहाल अफोर्ड कर रहा हूँ। अगर इसकी प्राइस इंक्रीज़ करके 50 रुपीज़ हो जाती है, इट्स मीन दैट मुझे अपनी इनकम का 20% 20 रुपीज़ मज़ीद इसमें ऐड अप करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये 30 रुपये में ख़रीद सकता था, ठीक है। जब ये 50 रुपये का होगा तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है, मेरी इनकम के लेवल से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो मैं क्या करूँगा कि एहतियात करूँगा इसको परचेज़ करने में, ठीक है। इसी तरह जब इसकी प्राइस रिड्यूस होगी तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो पहला फैक्ट ये है कि इनकम अफेक्ट, रियल इनकम की में चेंजिंग की वजह से आप उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं या आप उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। इसी तरह से दूसरा इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है जी, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट गैस है, कोक का सब्स्टिट्यूट पेप्सी है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट्स है। जब एक प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ करती है तो वो चीज़ कंपैरेटिवली इसके सब्स्टिट्यूट्स के क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो जो कस्टमर है वो क्या करता है, वो ज़ाहिर है अगर कोक महंगी हो गई है तो उसको पेप्सी ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या करेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा ऑन द पेप्सी बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली चीप दैन द कोक। सो दैट इज़ वाई द कंज्यूमर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द परचेजिंग ऑफ द पेप्सी। सो दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब किसी भी चीज़ की प्राइसेस अप होती हैं तो उसके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी प्राइसेस रिड्यूस होने की वजह से, यानी कि कंपैरेटिवली प्राइसेस रिड्यूस होने की वजह से शिफ्ट हो जाते हैं उस तरफ को। तो दूसरा फैक्ट ये होता है। तीसरा फैक्ट आता है नंबर्स ऑफ कंज्यूमर। नंबर्स ऑफ कंज्यूमर, जब प्राइसेस अप होती हैं तो एक बहुत बड़ी यानी कि कुछ फैमिलीज़ या कुछ ख़ानदान, कुछ जो कंज्यूमर्स हैं ऐसे होते हैं जो उस रेंज से आउट हो जाते हैं, वो फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, इसलिए वो उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर या गुजारा कर लेते हैं सिंपली। तो क्या है, प्राइसेस अप होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं इसमें भी क्या होती है, कमी हो जाती है। इसी तरह अगर प्राइस कम होंगी तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसे जो कि उस जोन में आ जाती हैं कि वो अब अफोर्ड करना शुरू कर देती हैं उन प्रोडक्ट्स को। सो दैट इज़ वाई वो क्या करती हैं, उनको परचेज़ करना शुरू कर देती हैं। तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर की वजह से, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वाई द डिमांड कर्व हैव नेगेटिव स्लोप। ओके, तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हमने और जो है वो डिस्कस करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। देखिए, हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली, हमें ये चीज़ तो पता लग गया कि इसके दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होगी। अब कितनी चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, उसकी रेशो क्या होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो मैं एक्सप्लेन करूं या डिफ़ाइन करूं, द रिस्पॉन्सिव चेंज in quantity demanded in response to the change in price। क्या है कि
कितना चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस चेंज कितना आ रहा है, प्राइस चेंज हुई उसकी वजह से डिमांड ने चेंज हुआ, किस रेशो के साथ चेंज हुई, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेटली फिर हम जब रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये किस तरह से हो सकता है, मोर इलास्टिक हो सकता है, लेस इलास्टिक हो सकता है, या इसको इन इलास्टिक का नाम हम दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और इक्वल टू यूनिटी हो सकता है, मोर इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर मोर इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ हायर देन चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, यानी कि मैं क्या कहूँगा कि क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस, सो दैट इज़ कॉल्ड मोर इलास्टिक। प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली हो और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर जाए, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़ जाए, तो उसको हम मोर इलास्टिक कहते हैं। ये कौन सी प्रोडक्ट होती हैं, ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती, जो हमारी ताइशाती ज़िंदगी होती है, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, जो हमारे स्टेटस को इम्प्रूव करती हैं। अगर उन प्रोडक्ट की जो प्राइसेस अगर अप एंड डाउन होती हैं तो उसका डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है जी, तो इस वजह से वो मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बगैर गुजारा है। ठीक है, इसी तरह से इन इलास्टिक क्या होंगी, वो प्रोडक्ट्स इन इलास्टिक होंगे जिनकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन इन चेंज इन प्राइस, यानी कि जिन प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस अप एंड ज़्यादा होने से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही है, या उसके अंदर तब्दीली थोड़ी आ रही है प्राइस के मुकाबले के अंदर, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो कम है, ज़्यादा है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है, तो वो इन इलास्टिक प्रोडक्ट होंगी। और ये वो कौन सी प्रोडक्ट होंगी, ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होंगी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, जिनके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर आटे की प्राइसेस ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली रोटी तो खानी है, ज़िंदा रहने के लिए हमें इनहेल तो करना है, तो वो तमाम प्रोडक्ट जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है। ठीक है, इसी तरह इक्वल टू, अगर इक्वल चेंज आए, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो इक्वल टू यूनिटी कहलाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हमने ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो इनको हम ग्राफिकली भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो हमें इस चीज़ की विजिबिलिटी हमें चीज़ समझ आ जाएगी मुकम्मल तौर पे कि बेसिकली ये इसका कर्व क्या बनेगा। यानी कि मोर इलास्टिक का जो कर्व होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब क्या है, लाइक दैट, इट्स मीन दैट प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस थोड़ी, प्राइस का देखें ये जो बॉक्स बना है वो छोटा है, बनिस्बत क्वांटिटी डिमांडेड का जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो ज़्यादा है। प्राइस रिड्यूस करने से क्वांटिटी डिमांडेड आपकी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो क्या की है, इंक्रीज, तो इसलिए वो मोर इलास्टिक का जो कर्व होता है वो क्या होगा, फ्लैटर होगा। इसी तरह से इन इलास्टिक का कर्व क्या होगा, इन इलास्टिक का कर्व स्ट्रीपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस का बॉक्स देखें ग्रेटर है और क्वांटिटी डिमांडेड का जो वॉल्यूम है वो लेस है, सो दैट इज़ इन इलास्टिक। इट्स मीन दैट बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का जो कर्व होगा वो क्या होगा, स्टीपर होगा डिमांड का।